हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। तो कल के क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए और क्रोमोसोम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही हम लोगों ने एक और टर्म देखा था जिसको क्रोमैटिन कहते हैं। तो इन सब के बीच में हम लोगों ने कल डिफरेंस देखा था। आज हम लोग फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले डीएनए क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या हो गया? हमारा डीएनए हो गया। ठीक है। अब क्या होता है, जब इस डीएनए को कंडेंस करते हैं, पास पास नज़दीक लाते हैं, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोगों ने बोला था क्रोमैटिन। क्या बोला था? क्रोमैटिन बोला था। क्या होता है, डीएनए और कुछ प्रोटीन मिल जाते हैं और ये क्या बना देते हैं? क्रोमैटिन बना देते हैं। अब फिर क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर जो है वो और भी ज़्यादा कंडेंस हो जाता है और ज़्यादा पास पास आ जाता है, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देता है और इस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने नाम दिया था क्या? क्रोमोसोम। ठीक है। तो कह सकते हैं ना कि क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए का ही बना हुआ है। डीएनए का और कुछ प्रोटीन इसमें ऐड हो जा रहे हैं। डीएनए को कंडेंस करके क्रोमैटिन बना, क्रोमैटिन को कंडेंस करके क्रोमोसोम बना। यानी इस क्रोमोसोम के अंदर अगर हम लोग बेसिकली पार्ट देखें तो डीएनए का ही तो आया है ना। और डीएनए के पास क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है। तो जब हम लोग आगे सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, आधा आधा बांट रहे हैं। ठीक है। तो आप वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और क्यों क्रोमोसोम बोलेंगे, क्यों क्रोमोसोम को हाफ हाफ करेंगे? क्योंकि डीएनए को अलग करना मुश्किल हो जाएगा। आप देखो कि डीएनए जो है, डीएनए के फॉर्म में अगर रहा सेल के अंदर, तो क्या 2 मीटर का डीएनए अगर ह्यूमन में बात करें तो 2 मीटर का डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर रहे, ये कितनी ज़्यादा इम्पॉसिबल बात है ना। 2 मीटर का डीएनए होगा तो और क्रोमैटिन के फॉर्म में रहता है डीएनए। देखो क्या होता है, क्रोमैटिन के फॉर्म में अगर डीएनए रहा तो इसको भी अलग अलग करना मुश्किल है। सपोज कि ये 2 क्रोमैटिन है और ये दोनों जो है वो डीएनए के अंदर है, तो इसको अलग करना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा ना। ये अलग होते होते पता चलेगा कि दोनों आपस में ज़्यादा उलझ गए। इसलिए क्या करेंगे हम लोग इसका स्ट्रक्चर क्रोमोसोम के फॉर्म में बनाएंगे। अगर इस तरीके के फॉर्म में अगर हमारे सेल के अंदर रहेगा, अगर ये कितना भी मिक्सअप होते जाए फिर भी हम लोग को इसको अलग करना काफ़ी आसान होगा। इसलिए क्या होता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियस में से जो न्यूक्लियस का डिवीज़न करते हैं तो क्रोमोसोम के फॉर्म में आसानी से अलग कर पाते हैं। इसको एक अच्छे एग्जांपल के साथ समझो। जैसे कि मान के चलो कि आप एक शॉप पे गए। ठीक है। आपकी मम्मी आपको शॉप पे भेजी क्या लेकर आने के लिए? धागा लेकर आने के लिए। एक पतली सी धागा है और बोली आपको कम से कम 2 मीटर का धागा लेकर आना। ठीक है। 2 मीटर का धागा काफ़ी बड़ी होगी। अब दुकानदार वाले ने आपको ऐसे धागा खोलकर और आपको दे दिया। ठीक है, आपके हाथ में दे दिया। आप एकदम इसको संभाल कर लाकर मम्मी को लाकर हाथ में ऐसे दे रहे हैं। तो क्या ये धागा मम्मी के इस्तेमाल के लिए रह जाएगा? क्योंकि ये तो आपस में काफ़ी ज़्यादा उलझ जाएगा। लेकिन अगर आपको शॉपकीपर इसी धागे को एक रॉड के ऊपर या फिर ऐसे कह लो कि एक ट्यूब के ऊपर ऐसे अगर रैप करके दे दे तो इसको लाना आसान भी है और आप लाकर अगर आप अपने घर में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आपकी मम्मी आराम से इस्तेमाल कर सकती है। तो ये जो इस पर रैपिंग करने का काम हुआ ना, यानी इसको एक छोटे से जगह पे इसको लाकर जगह पे रख देना, इसी को कहते हैं पैकेजिंग करना। साइंस के टर्म में जो डीएनए क्या करता है, यही आपस में पास आकर कंडेंस होकर पैकेजिंग का काम करता है और इसको क्या कहते हैं? पैकेजिंग ऑफ डीएनए कहते हैं। तो इसका यूज़ भी समझ आ गया आपको कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्या करना है, क्रोमोसोम को अलग अलग करना है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब देखो सेल डिवीजन भी हम लोगों ने कल पढ़ा था। पहले तो सेल डिवीजन होता क्या है, तो आपको मैं बताई थी कि सेल डिवीजन का मतलब होता है सेल का डिवाइड होना। ठीक है। अब देखो सेल का डिवाइड क्यों होता है, तो हम लोगों ने कल पढ़ा था। देखो क्या होता है कि जब सेल जो होता है, सेल का ग्रोथ धीरे धीरे होने लगता है और ड्यूरिंग द ग्रोथ क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस के लिए इस सेल के एक्टिविटी को कंट्रोल करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। देखो यहाँ सेल का साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा हो गया और न्यूक्लियस का साइज़ अभी भी छोटा है। तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस है ना वो कंट्रोल करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा ये साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ को। यानी जो इतना बड़ा सेल हो गया उसके इतने सारे वर्क है, इसको अकेले नहीं कर पाएगा और ये फिर कहता है कि भाई तुम डिवाइड कर लो, अलग अलग हो जाओ। अब देखो जब ये सेल डिवाइड करेगा तो इसके लिए भी, तो इस सेल के लिए भी न्यूक्लियस चाहिए और इस सेल के लिए भी न्यूक्लियस चाहिए। यानी सेल के अगर ठीक है मैं तो डिवाइड हो जाऊंगा लेकिन तुम्हें भी तो 2 होना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे 2 सेल में 2 न्यूक्लियस चाहिए। तो क्या होगा, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो फिर अब न्यूक्लियस का डिवीजन जो होगा, तो अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे हो रहा है। यानी सेल को डिवाइड करने के लिए सेल के पास पहले तो क्या होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए क्यों सेल डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, न्यूक्लियस को कंट्रोल करना मुश्किल है।
दूसरी बात कि अगर सेल डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। पहला कि न्यूक्लियस का भी डिवीजन होना चाहिए, यानी न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है, क्रोमैटिन कहते हैं जिसको, क्रोमैटिन है या फिर क्रोमोसोम है, उसको भी तो डिवाइड होना पड़ेगा, उसको भी दुगना होना पड़ेगा। कह लो कि डीएनए का जो अमाउंट है उसको ज़्यादा होना पड़ेगा, डबल होगा तभी तो वो दोनों सेल में जा सकेगा। यानी पहले हम लोग थोड़ा प्रिपरेशन देखेंगे कि सेल क्या क्या प्रिपरेशन करता है ड्यूरिंग द डिवीज़न। ठीक है, इस टॉपिक को देख लेते हैं। देखो, तो क्या प्रिपरेशन चाहिए। पहले तो सेल का जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। सेल क्या कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसका ग्रोथ हो जा रहा है। अभी देखो, सेल जब ग्रोथ हो रहा है तो इसके अंदर जो मटेरियल है, क्रोमैटिन जिसको हम लोग कह देते हैं, वही इकट्ठे रख रहे हैं, क्योंकि 2 मीटर तो अभी भी रखना इम्पॉसिबल है। लेकिन क्रोमैटिन के फॉर्म में तो न्यूक्लियस के अंदर हम लोग रख सकते हैं। अलग अलग करने के लिए वापस में हम लोग इसको क्रोमोसोम के फॉर्म में लेकर आएंगे। तो ये जो क्रोमैटिन है इसके अमाउंट को दुगना होना पड़ेगा। यहाँ देखो, ये पहले एक था, अब एक मैं ये रेड कलर के पेन से बना रही हूँ, ये क्या हो रहा है, दुगना होना पड़ रहा है। ठीक है, सेल का ग्रोथ अभी भी ज़्यादा ही है, सेल तो ग्रो कर ही रहा है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी क्या हो गया है, दुगना हो गया है। अब देखो, अब बात आता है कि चलो मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन तो कर ली है कि मेरे पास सब कुछ दो दो है, साथ ही साथ इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल है वो भी दुगना हो जाएंगे। जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है उसका भी नंबर सब कुछ का डबल हो गया। और देखो, साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर जो फ्लूइड है वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गया है। यानी 2 सेल को डिवाइड करने के लिए हमारे पास अप्रॉक्स थोड़ी सी प्रिपरेशन हो चुकी है। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, डीएनए अमाउंट बिकम डबल। ठीक है, या फिर और कह सकते हैं क्रोमैटिन बिकम डबल। क्रोमैटिन जो है वो डिवाइड करके 2 बना लिए, 2 क्रोमैटिन यहाँ पे आ गया। अब हम लोग करते हैं सेल का डिवीज़न। देखो, अब यहाँ से बात इंटरेस्टिंग आ जाती है, क्योंकि हमें पढ़ना है सेल का टाइप, सेल डिवीज़न कितने टाइप के होते हैं। तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ सेल का कितने टाइप के डिवीज़न होते हैं। उसमें एक तो माइटोसिस होता है, दूसरा मियोसिस होता है। तो हम लोग पहले किस चीज़ को डील करेंगे, हम लोग पहले डील करेंगे माइटोसिस को। देखो, माइटोसिस जब हम लोग पढ़ते हैं, इसके पहले हम लोग ने थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रखी है कि मेरे पास क्रोमैटिन दुगना हो चुका है। यानी अगर मैं ये बात बनाऊँ, चलो मैं थोड़ा सा भी न्यूक्लियस बड़ा बनाती हूँ ताकि आपको क्रोमैटिन समझ में आ जाए जो मैं इसमें बनाई हुई हूँ। एक ये क्रोमैटिन है और एक ये क्रोमैटिन है। हमारे पास क्या हुआ है, डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो चुका है। देखो, ये जो हमारा सेल था, ये मैं समझने के लिए बड़ा बना हुई, ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा हो गया है। आपको अच्छे से विजिबल हो इसके लिए मैं बड़ा बना रही हूँ इसको। देखो, अब क्या हुआ है, इसमें क्या होता है कि ये क्रोमैटिन को अलग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ना। यहाँ देखो, ये जो मैं आपको बता रही थी, इस दोनों में से, इस वाले स्ट्रक्चर में से अगर मैं इसको खींच कर भी अगर अलग करूँ तो हो सकता है आपस में उलझ जाए। यानी क्या होगा, इसको अलग करना मुश्किल होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये सेल हो गया हमारा और ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। तो अब ये क्या होगा, क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होकर कैसा स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको कंडेंस करती हूँ, धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट करेगा। देखो अभी क्या है, देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए इतना ही बनाकर चल रही हूँ, लेकिन अगर मैं ह्यूमन का बात करूँ तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं इन ह्यूमन, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए 4 क्रोमोसोम बनाई हूँ। इन ह्यूमन टोटल 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ सेल। ठीक है, तो ऐसा 46 होगा, मैं भी 4 बना के रखी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है क्रोमोसोम का नंबर अब अगर 4 हो गया, अभी ये आप वापस से थोड़ा और कंडेंस होगा और प्रॉपर क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखने लगा। देखो, ये हो गया हमारा क्रोमोसोम। रेड से बनाना था, सॉरी।
ठीक है। अभी क्या होगा, ये इसका साइटोप्लाज्म है। अब देखो कि इसकी ये एक बाउंड्री हो गया न्यूक्लियस का, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम को हमें 2 सेल में, हमारी लास्ट की जो हमारी लास्ट की मोटो है, जो हमें करना है वो है कि हमें 2 सेल बनाना है, ठीक है। 2 सेल में हमें 2 न्यूक्लियस करना है, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनाना है और फिर 2 सेल में अलग अलग देना है। तो हमें इस न्यूक्लियस को इस क्रोमोसोम को भी अलग अलग करना होगा ना। तो इसके लिए क्या होते हैं, यहाँ पे 2 इंसान को बनाते हैं। इन सब का नाम क्या होता है, टर्मिनोलॉजी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, पहले ध्यान दो कि कैसे हो रहा है। यहाँ 2 लोग को मैं बनाती हूँ, ठीक है। अब ये 2 लोग भी बोलेंगे कि यार मुझे अलग अलग करना है, तो चलो थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं। अब अगर ये दोनों पास में ही रहेंगे और वहीं ये दोनों को अपनी तरफ खींचेंगे, तो ये वापस से यहाँ से पता चला कि यहाँ पे शिफ्ट हो गया, पर अलग अलग नहीं हुए। तो ये भी क्या करते हैं, यहाँ शिफ्ट होना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे ये इधर आने लगते हैं, ठीक है। ये एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। फिर उसके बाद आगे वाले में ये थोड़े और शिफ्ट होके यहाँ पोल के पास आ जाते हैं, ठीक है, और एकदम सामने सामने। और ये इसके अंदर का न्यूक्लियस हो गया और ये क्रोमोसोम है। आपको क्लियर हो रहा होगा, मैं यहाँ पे सिर्फ 4 बना रही हूँ, होते एक्चुअल में 46 है ह्यूमन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो। अभी देखो, अब ये दोनों हो गए, तो क्या ये आराम से इसको जाकर इसके साथ अटैच हो सकते हैं? ऐसा एग्जाम्पल के लिए समझो कि आपको 2 ग्रुप बनाना है, ठीक है। आप लोग टोटल 20 लोग हो और आप लोग को 10-10 का ग्रुप बनाना है। तो 10 ग्रुप को अलग अलग टीम में रखना होगा। तो 2 टीम के एक मेंबर होंगे, उनको लीडर बना दिया है कि चलो तुम अपने टीम को अपने पास ले आओ, अपने टीम को अपने पास लेकर आओ। तो टीम बनाने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक 20 लोग का एक लाइन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और 2 लोग को अलग अलग जगह खड़ा कर देते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह खड़ा कर देंगे और वहाँ से सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे लोगों को। अब देखो क्या है, इसके पास एक रस्सी है और इसके पास एक रस्सी है और बोला गया कि तुम अपने रस्सी को, जो इंसान को तुम्हें अपने ग्रुप में लाना है वहाँ तक पहुँचाकर और इंसान को अपने साइड में खींच लो, ठीक है। ऐसा आप समझो। तो अब ये इसके पास जा नहीं पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक बाउंड्री है। तो क्या होता है, ये जो बाउंड्री है वो टूटना शुरू हो जाता है, टूटता है और ये लोग क्या करते हैं, फ्रीली हो जाते हैं। ऐसा मान के चलो कि अब जो ग्रुप बना रहे हो सब लोग कंपाउंड में आ गए, फ्रीली हैं, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई भी उन्हें अपने ग्रुप में खींच सकता है, ठीक है। और यहाँ पे वो 2 लोग हो गए जो इन सारे क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेंगे। अब क्या करते हैं, ये अपना रस्सी डालकर बोलते हैं मुझे ये वाला आदमी चाहिए और मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है। और ये बोलते हैं कि मुझे ये वाला भी चाहिए, ये बोलते हैं मुझे ये वाला भी चाहिए, ये मुझे ये वाला भी चाहिए। फिर ये वाला बोलता है कि मुझे भी ये चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। अब देखो कि ये सारे इधर उधर भटके पड़े हैं, इसको समझ ही नहीं आ रहा है किसको खींचे। तो फिर क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, अलाइन हो जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, एक कतार में बना लेते हैं। एक बात बताओ, इसको थोड़ा और अच्छे से समझो, मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि जो हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं, एक बड़ा सा कंपाउंड है और कंपाउंड में सारे बच्चे इधर उधर बिखरे पड़े हैं और 2 लीडर जो हैं उन सारे बच्चे को सिलेक्ट करना है आधे आधे ग्रुप में। तो उस पूरे कंपाउंड में से बच्चे को सेलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा। एक को सेलेक्ट करके अपने ग्रुप में रखे, पता चला कि वो वापस से गुम हो गया पूरे कंपाउंड में। तो क्या करते हैं, एक लाइन बना देते हैं, एक कतार, एक सबको एक लाइन में खड़े कर देते हैं। एक लाइन में खड़ा करने के बाद आसान होगा किसी को सेलेक्ट करना है, कौन किसके ग्रुप में जाएगा। उस तरीके से क्या करते हैं, ये सारे क्रोमोसोम जो है वो एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो, देखो क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है यहाँ पे एक लाइन में आ गए, यहाँ एक लाइन में आ गए और ये लोग जो 2 आदमी हैं ये क्या करते हैं, ये वापस से इन दोनों आराम से इसके साथ अटैच कर लेते हैं। देखो अब क्या करते हैं ये लोग, इसके बीचों बीच ऐसे क्या करते हैं, खींचना स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये कुछ ऐसा क्रोमोसोम था, डबल होने के बाद क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ से समझो, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो ये जो क्रोमोसोम है ये कुछ ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर में बनाई हुई हूँ। अब आपको ये डाउट होगा कि मैम ये एक क्रोमोसोम है या 2 क्रोमोसोम है। देखो क्रोमोसोम का जो नंबर है ना वो डिसाइड होता है सेंट्रोमेयर के नंबर से। अब ये कन्फ्यूज़न आएगा कि मैम ये सेंट्रोमेयर क्या है,
तो बहुत सिंपल सा है। देखो यहाँ जो मैं क्रोमोसोम बनाते के टाइम यहाँ पे एक गांठ जो पड़ा है यहाँ, ये देखो ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट जहाँ पे बीच से वो बीच यहाँ पे लगा हुआ है, इसी का नाम होता है सेंट्रोमेयर। ठीक है, तो जितना नंबर होता है ना सेंट्रोमेयर का, उतना ही नंबर होता है क्रोमोसोम का। अभी देखो ये एक सेंट्रोमेयर है तो एक क्रोमोसोम होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐसे रख के और वापस इस पे एक ही गांठ लगा देती हूँ, इन दोनों को अटैच करके, तो बताओ कितना सेंट्रोमेयर दिख रहा है? अभी भी एक सेंट्रोमेयर ही दिख रहा है। अगर मैं ऊपर से देखूँ तो ये भूल जाओ, अभी ये एक सेंट्रोमेयर दिख रहा है क्योंकि मैं इन दोनों को इकट्ठे रखी हूँ, इन दोनों को आपस में मैं इकट्ठा कर दी हूँ। तो ये कितने हैं? अभी भी एक ही सेंट्रोमेयर है, यानी एक ही क्रोमोसोम इसको कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूं तो अभी कितने सेंट्रोमेयर दिख रहे हैं? एक और दो, यानी दो सेंट्रोमेयर तो दो क्रोमोसोम। देखो मैं अगर पेन और पेपर पे समझाऊं, देखो अगर ये यहाँ एक डॉट लगा है, एक ये सेंट्रोमेयर है, एक सेंट्रोमेयर है तो एक क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमेयर एक क्रोमोसोम। अगर मैं यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर बनाती हूँ और यहाँ सेंट्रोमेयर देती हूँ, यहाँ अभी भी एक सेंट्रोमेयर दिख रहा है, तो एक ही क्या होगा? क्रोमोसोम होगा। अभी यहाँ पे एक दो, एक और दो सेंट्रोमेयर दिख रहा है, दो सेंट्रोमेयर, देन दो ही क्या होगा? क्रोमोसोम होगा। अब आपको समझ आ रहा है कि ये एक दो तीन चार, अभी मैं कितने क्रोमोसोम बनाई हूँ? चार क्रोमोसोम बनाई हूँ, क्योंकि एक चार ही हमें क्या दिख रहा है? सेंट्रोमेयर दिख रहा है। अब देखो क्या हुआ, ये दोनों जो है वो, ये जो है ये मेरा एक क्रोमोसोम हो गया। अब देखो ये जो एक रस्सी है और एक ये वाला जो रस्सी है, ये मान के चलो ये दो लोग ऐसे आपस में पकड़े और पकड़ के इसको खींचने लगे अपनी अपनी तरफ। ये एक है, एक अपनी तरफ खींच रहा है और ये एक अपनी तरफ खींच रहा है। तो खींचने के बाद देखो ये कुछ इस तरीके से टूट जाएंगे। ये जो है ऐसा पकड़ के, ऐसे पकड़े, यहाँ देखो समझो इसको अच्छे से, ये एक, मैं एक ही बनाती हूँ, ठीक है। एक ये इकट्ठे हो गए और ये क्या हुआ? एक क्रोमोसोम हुआ। अब क्या किए, एक ये पकड़ा इधर से और एक इंसान इधर से पकड़ा और ऐसे खींच दिया, ठीक है। ये ऐसे खींच दिए, खींचने के बाद क्या हुआ? ये दोनों अलग अलग हो गए, एक यहाँ क्रोमोसोम हो गया और एक यहाँ क्रोमोसोम हो गया। उसी तरीके से क्या होता है, ये जो रस्सी इधर से गया है, एक आदमी यहाँ जिसको मैं खड़ी करी थी, ये इसको इधर से पकड़ता है और ये जो है वो इसको इधर से पकड़ता है, पकड़ने के बाद खींच देता है। खींचने के बाद देखो क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। देखो लास्ट जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो कुछ ऐसा था। ये मेरा सेल हो गया, यहाँ दो लोग थे और यहाँ मेरा था क्रोमोसोम। ठीक है, और यहाँ से ये जो सारे हैं इससे आपस में कनेक्ट हुए थे दोनों साइड से। और क्या हुआ, इसको आपस के करके अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो देखो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। खींचने के बाद ये आपस में ऐसे टूट जाएंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इधर आ जाएगा। ये टूट गया इधर से, इनका भी टूट गया। ये टूटने के बाद आधे आधे में बट गए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं क्रोमोसोम का अमाउंट, अगर मैं क्रोमोसोम का नंबर काउंट करूँ, देखो इसका एक सेंट्रोमेयर, देखो एक दो तीन चार, चार सेंट्रोमेयर इधर है तो एक दो तीन चार, चार ही क्रोमोसोम होंगे। चार सेंट्रोमेयर तो चार क्या होंगे? क्रोमोसोम। इधर काउंट करते हैं, एक दो तीन चार, चार सेंट्रोमेयर, एक दो तीन चार, चार क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, जब ये दोनों आपस में डिवाइड हो गए तो न्यूक्लियस ने कहा मैंने लगभग लगभग अपना काम कर रखा है, तो और जो बाउंड्री मैं तोड़ी, जो बाउंड्री पहले टूटा हुआ था वो बाउंड्री वापस से क्या होता है इसमें आ जाता है।
चलो काम तो हो गया, अब मेरे इसको बाउंड्री बनाने का काम है। तो ये बाउंड्री बन गया। अब देखो कैसा स्ट्रक्चर बन गया ये वापस। देखो अगर मैं इसको सिंपली फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया इधर पे। ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी एक और दो न्यूक्लियस, पहला न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस। अब जब न्यूक्लियस का दो बन गया तो ये साइटोप्लाज्म भी दो बनना स्टार्ट करेंगे। और क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म है ऐसे बीच से ये आपस में ऐसे टूटना स्टार्ट करते हैं और क्या करते हैं, दो सेल बना लेते हैं। यानी एक इधर सेल हो गया, एक सेल, दूसरा सेल, और इसके अंदर का ये पहला और ये दूसरा न्यूक्लियस, ये वापस से अब वापस से क्या हो जाएंगे, ये भी इस तरीके से। मैं यहाँ 4 बने हुए, लेकिन मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, इसमें भी 46 हो जाएंगे, इसमें भी 46 हो जाएंगे। अब देखो क्या हुआ, जो मुझे वापस से दो सेल बने और दोनों सेल का जो न्यूक्लियस हुआ, तो जो मुझे स्टार्टिंग में जो क्रोमोसोम का नंबर था 46, अभी भी क्रोमोसोम का नंबर कितना कितना होगा, दोनों सेल में 46 होगा। इसको मैं वापस से रिकॉल कराती हूँ, आपको एक ओवरव्यू समझ आ गया सेल डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो माइटोसिस में सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले एक सेल ने थोड़ी प्रिपरेशन करी थी। प्रिपरेशन वाला पेज निकालती हूँ। देखो सेल ने थोड़ी सी प्रिपरेशन करी थी। डिवीजन से पहले क्या हुआ था, सेल का ग्रोथ हुआ था, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस थे उसके अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल था, जो क्रोमोसोम का अमाउंट था, वो भी डबल हो गया था। ठीक है, क्योंकि क्या करना है, दो न्यूक्लियस हमें बनाना है। पहले मान के चलो कि अगर जो डीएनए का अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल डीएनए का अमाउंट मैं मान के चलूँ 10 पिकोग्राम है, मान के चलो, तो अभी कितना हो गया, 20 पिकोग्राम इसमें हो गया। पहला सेल तो यही था ना, इसको पेरेंट सेल भी बोल दो, पेरेंट सेल, इसमें 10 पिकोग्राम है। तो हमें लास्ट में जो दोनों सेल बने चाहिए उसमें भी 10 पिकोग्राम होने चाहिए। अगर मान के चलो किसी अगर अंदर अगर कंडेंस्ड होता, आगे मैं बताऊंगी। चलो ये 20 पिकोग्राम हो गया और ये भी क्या हो गया, 20 पिकोग्राम हो गया। यानी क्या हुआ, अमाउंट डबल कर दिया, क्या कर, क्योंकि हमें दो न्यूक्लियस बनाना है। नेक्स्ट क्या है कि जब हमें पास अमाउंट डबल हो गया तो इसको अलग अलग करना मुश्किल हो जाएगा। माइटोसिस के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ, इसका कंडेंसेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, कंडेंसेशन स्टार्ट। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, पास आना या फिर इकट्ठा होना। ठीक है, अब कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, ये क्रोमोसोम के फॉर्म में आने लगे, यहाँ क्रोमोसोम बनाने लगे। अभी भी क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, अभी क्रोमोसोम का नंबर इसमें 46 होगा, क्योंकि देखो जितना मेरे पास सेंट्रोमेयर है उतना ही। ऐसा मान के चलो ना कि ये मेरे पास पहला डीएनए था, अभी इसका डबल हो गया है। ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर 46 ही है, क्योंकि अभी क्या हुआ है, अलग अलग हुए नहीं है। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे भी अगर ये डबल होने के बाद यहाँ पे अगर 46 क्रोमोसोम बनाते, क्योंकि ये पेरेंट का ही चल रहा है ना अभी, तो ये भी 46 ही क्रोमोसोम होता। अभी देखो क्या हुआ कि ये जो इस क्रोमोसोम को हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो इन दोनों को अलग अलग करना होगा। यानी दो लोग आए थे इसके किनारे पे जो इनको अलग करेंगे। अब ये लोग क्या था, इसके पास एक बाउंड्री बन रहा था, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बाउंड्री बन रहा था, जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं हो रहे थे। तो क्या हुआ था, इस वाले में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हुआ। अब ये क्या हो गया, ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब जब ये फ्रीली मूव कर रहे हैं तो इनको अलग अलग करना मुश्किल होगा, दो लोग इसको अलग अलग ग्रुप नहीं कर पाएंगे। तो देखो क्या हुआ, इसके बाद ये जो दोनों लोग हैं इसको पकड़ के बीच में खड़ा कर दिए कि चलो तुम लोग एक काम करो, एक लाइन बना लो, ताकि तुम लोग को दो ग्रुप में डिवाइड करना ईजी होगा। अब ये क्या क्या ग्रुप करने के बाद ये सारे लोग अपने अपने साइड से पकड़ लिए कि इसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के बाद देखो अभी भी यहाँ पे 46 क्रोमोसोम ही है, क्योंकि सेंट्रोमेयर का नंबर ही 46 है। तो क्या हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम रहेगा, 46 सेंट्रोमेयर है। तो अब इस पकड़ने के बाद अपने तरफ खींचने का क्या हुआ, ये बीच से टूटना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो टूटने के बाद कैसे बन रहे हैं। देखो
टूटने के बाद क्या हुआ, ये अलग अलग बट गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैं 4 बनाई हूँ, 4 46, इस तरीके से करते करते 46 सेंट्रोमेयर बनेंगे और 46 क्रोमोसोम। यानी इस सेल के अंदर इस पर्टिकुलर जो मेरा स्टेज आ रहा है सेल डिवीजन के टाइम पे, इस पर्टिकुलर स्टेज में क्या हुआ, 46 इंटू 2 क्रोमोसोम बन रहे हैं। अब जब 46 इंटू 2 क्रोमोसोम बन जाएंगे तो ये 2 सेल के लिए बने ना, यहाँ पे भी तो ये अलग अलग पार्ट हो गया। देखो 2 पार्ट में डिवीज़न हो चुका है सेल का, सॉरी क्रोमोसोम का, ठीक है। अब देखो जब इनका डिवीज़न हो गया तो ये जो सेल है ये भी क्या करेंगे, आपस में डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे ठीक है तुम अपना लेकर अपने साइड चले जाओ, मैं अपना लेकर अपने साइड चला जाता हूँ। और ये दोनों जो सेल है वो आपस में डिवाइड करने के बाद यहाँ 2 सेल बना लिए, तो इस वाले पार्ट में कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम, और इस वाले में भी 46 क्रोमोसोम। अगर हम लोग स्टार्ट करें तो देखें तो हमारे पेरेंट सेल के अंदर यहाँ 46 क्रोमोसोम था, और हमारा जो सेल बनने के बाद, डिवीज़न करने के बाद जो डॉटर सेल, जो नए सेल बने उनका नंबर कितना है, नए सेल बनने के बाद ये जो दोनों सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही है। यानी जो हमारे पेरेंट में जितने नंबर क्रोमोसोम थे उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे डॉटर सेल के अंदर भी थे। यानी क्या हुआ, इक्वल डिवीजन ही हुआ ना, जितना पेरेंट के अंदर उतना ही डॉटर के अंदर, यानी उतना ही नेक्स्ट जो हमारा सेल बना उसके अंदर। तो क्या होगा इस पर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं।